नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और नवभारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है नीरजा चौधरी जी, जिनका किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पूरे देश में नहीं, कई देशों में सुर्खियां बटोर रहा है। इसके अलावा नीरजा जी एक पत्रकार किस तरह से होता है, आप उनकी उम्र की तरफ देखें तो अभी भी ग्राउंड जीरो में जाके रिपोर्टिंग करना, जगह जगह घूमना और राजनीतिक पत्रकारिता किस तरह से करनी चाहिए, इसका एक वस्तुपाठ इनको देखकर मिलता है। नीरजा जी को वो हेडलाइन मिली जो शायद महाराष्ट्र से, जो शायद कई पत्रकार जिसका ख्वाब देखते हैं। कई सारे नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं पहले तो वहीं से शुरू करना चाहूंगी कि हम सब लोग यहाँ से महाराष्ट्र से पूरी राजनीति कवर कर रहे थे, एनसीपी कवर कर रहे थे, कई लोगों के शरद पवार के साथ में साक्षात्कार हुए, लेकिन आपके पास में जो खबर मिली, जो आपको मिली और जो छपी, उसकी चर्चा हुई और वो अगली राजनीति की दिशा भी दिखा रही है। जो लिखा गया कि शरद पवार का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई सारी जो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के साथ विलय हो जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं तो यहीं से शुरू करना चाहती हूँ कि ये हेडलाइंस आप तक पहुंचती कैसे है? मैं इत्तेफाक से जी शरद पवार जी से एक शादी में मिली, पंचकनी में। मैं पंचकनी में थी तो वहाँ शादी में भेंट हुई। वो भी आए हुए थे, अजीत पवार भी आए थे। हालांकि दोनों के बीच में कुछ बातचीत नहीं हुई। शरद पवार जी इधर थे, अजीत पवार जी इधर थे जी। तो मैंने बातचीत में कहा कि मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं दो दिन बाद सातारा में हूँ, तो तुम वहां जाना, मीटिंग के बाद बैठ के हम बात करेंगे। तो मैं वैसे भी मीटिंग देखना चाह रही थी सातारा की, हॉटली कंटेस्टेड था सातारा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उदयन राजे जीते, लेकिन बहुत कट्टर की बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। तो फिर मैं गई तो उनको याद था, जैसे उन्होंने देखा मुझे, उनका चल आओ मेरे साथ, और बातचीत होने लगी। ये रात के 10 साढ़े 10 की बात है, मीटिंग के बाद। तो जैसे जैसे बातचीत होती गई और मैं पूछती गई कि फ्यूचर कैसे है, आगे की दिशा क्या दिख रही है आपको, तो बात करते चले गए, जिसमें से ये बात निकली कि दो चीजें उसमें से निकली। एक तो आगे जाके 1-2 साल में उन्होंने कहा, उस समय रिजल्ट पता नहीं था क्या होने वाला है, कि 1-2 साल में छोटी पार्टियां अपने आप को कांग्रेस के अंदर विलय करेंगी और उनको दिख रहा था कांग्रेस का रिवाइवल होगा। तो कैसे करेंगी ये इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं बोले, पर ऑब्वियसली वो देख रहे थे कि कांग्रेस को एक फेडरेटेड पार्टी बनना पड़ेगा जी। अगर ये रीजनल पार्टीज को इज्जत देनी है, इज्जत से अंदर लेना, जो कांग्रेस का पास्ट में बिग ब्रदरली एटीट्यूड होता था, वो नहीं चलेगा। दूसरी सिग्निफिकेंट चीज उन्होंने कही कि राहुल गांधी आज मोरारजी देसाई से ज्यादा एक्सेप्टेबल है ऑपोजिशन में एज लीडर। तो मोरारजी देसाई, आपको याद है, 77 में नेता चुने गए, पूरा ऑपोजिशन इकट्ठा हो गया था और उन्होंने, इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी उस समय, उनको मात दी थी, हटाया था और 33 महीने राज किया था। हालांकि बहुत झगड़े हुए थे तो अंदर खाने जनता पार्टी में। तो आज ये कहना कि राहुल गांधी, उनके बारे में कई चीजें कही जाती है पर वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, शरद पवार बीइंग शरद पवार। बिल्कुल। और देखिए कि जो बात निकली है उसी से हम आगे चलते हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने अगर मोरारजी देसाई से कंपेयर किया, उनके साथ में तुलना की, और पता है वहां किस तरह से सारे अंदर खाने ये हुए, झगड़े हुए, और जो एक विकल्प हो सकता था कांग्रेस के लिए, वो बहुत जल्दी टूट गया। इतना ही नहीं हुआ, कांग्रेस जब आई, फिर से वापस लौटी तो बड़े पूरे ताकत के साथ, और कुछ ही जो लोग थे जो कहते थे कि कांग्रेस का पूरा रिवाइवल होगा, इंदिरा गांधी सत्ता में आएगी। ये तब जो बहुत बेबाकी से कहने वाले थे, उसमें डॉक्टर प्रणव रॉय भी थे, कि जो कहते थे कि वो एक सैफोलॉजी का टर्म तब आया और उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी आएगी और पूरी ताकत के साथ आएगी। क्या इशारा है, क्योंकि जिस तरह के मोरारजी देसाई, क्योंकि शरद पवार कुछ बात कहते हैं तो उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाली कई सारी बातें होती हैं। बिल्कुल, और पॉलिटिकल समझ है।
अपारदर्शिता भी कई बार है। जी बिल्कुल। तो नहीं, वो जब कर रहे कि मोरारजी देसाई की से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, ऐसे कहा उन्होंने। मतलब उनका था कि राहुल गांधी के बारे में लोग तरह की चीजें करते हैं कि राहुल गांधी एक्सेप्टेबल नहीं है, मास कनेक्ट नहीं है, बाकी रीजनल पार्टीज इकट्ठे होंगी तो कोई रीजनल पार्टी का नेता बनेगा और कांग्रेस सपोर्ट करेगी, इस तरह की जो अटकलबाजी चलती रही। उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी मोरारजी देसाई से भी ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मोरारजी देसाई को जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी ने चूज किया था एमपी से बात करके, और ये माना था कि बेस्ट विकल्प वही है टू लीड जनता पार्टी। और खैर वो चली नहीं सरकार, वो अलग चीज थी। तो एक इशारा था उनकी तरफ से कि मुझको, मेरी पार्टी को और हो सकता है औरों को भी राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर हो। अगर ऐसी स्थिति आती है कि हम विकल्प की सरकार नरेंद्र मोदी के एनडीए को दे सकते हैं। फिर जो चुनाव के नतीजे आए इस बार के, तो जैसा आपने भी कहा है कि मोदी के खिलाफ कहीं कहीं नाराजगी दिख रही थी, लेकिन जिस तरह का आक्रोश, एंगर, गुस्सा वो नहीं था लोगों में। फिर भी जो एक नैरेटिव था संविधान बदलेगा, वो चल गया, और कुछ हद तक उन राज्यों में चला, जैसे उत्तर प्रदेश में चला, जहां इनको बिल्कुल शायद उन्होंने लगा भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का खराब प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का। महाराष्ट्र में तो लग रहा था कि उनको खुद ही को भी नहीं लग रहा था कि ये जो है इतना मतलब इतनी सीटें आएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उनको लग ही रहा था कि कम आएगी सीटें। उत्तर प्रदेश में क्या खेल हुआ? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी का टैली भाजपा की 62 से 33 हो गई। मतलब बड़ा स्लम्प है। और क्या हुआ, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ जी, मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं सैचुरेशन था बीजेपी के लिए। उत्तराखंड में सैचुरेशन, हिमाचल में सैचुरेशन, दिल्ली में 7 आउट ऑफ 7। ऐसा नहीं कि मोदी मैजिक वहां कम हुआ, उत्तर प्रदेश में कम हुआ। उसके मैं मानती हूँ 2-3 कारण है। एक तो कई कम्युनिटीज नाराज थी, लोकल फैक्टर्स हावी हुए। जाट नाराज था, राजपूत को लगा कि अगर ये बहुत नेतृत्व जो है भाजपा का मजबूत हो गया इस इलेक्शन में, तो वो योगी आदित्यनाथ को हटा के दिल्ली लखनऊ से बाहर कर देंगे। तो इसकी वजह से राजपूतों ने बहुत अनमने तरह से वोट किया, या दिया ही नहीं घर बैठकर। तो जाट की नाराजगी, ये राजपूतों की नाराजगी, उसमें जो आप कह रही है ना दलित जुड़ गया। ये जो वायरल हुई चीजें संविधान के बारे में कि अगर 400 पार जिनका नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था होता है, तो वो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को रद्द कर देंगे, दलित का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये तो मैंने देखा गांवों में, दलित टोलों में नौजवान जो तबका है दलित का, जो पढ़ा लिखा, वो बहुत बातचीत इसके ऊपर कर रहा था, तो वायरल हो गई थी बात। तो ये कारण थे। दूसरा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री काम कर ली। इस बार जो 2017 में काम नहीं किया था, इस बार वो केमिस्ट्री काम की, और ग्राउंड लेवल पे देख रहा था, देखने को मिलता था उनके कार्यकर्ताओं के बीच में। और मैंने तो अमेठी रायबरेली में अपनी आंखों से देखा किस तरह का एंथुजियाज्म मीटिंग्स में, जो मैंने वीपी सिंह के जमाने में देखा था, जब वो राजीव गांधी को हटाने के लिए तुले हुए। बिल्कुल। तो ये थी, पर इसके अलावा मुझे लगता है एक और कारण था, वो है पुश बैक फ्रॉम विद इन द सिस्टम। ओके। वो बीजेपी का सिस्टम, आरएसएस का सिस्टम, उनको लगा कि ज्यादा मजबूत नहीं होना, एक झटका देना है। और आरएसएस का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उस तरह से सामने नहीं आया कैंपेन करते हुए जिस तरह से वो पिछली इलेक्शन में आया था। नहीं तो अगर आप देखिए यूपी में ये रिजल्ट आ रहे हैं, ईस्टर्न यूपी तक आ जाइए, वेस्टर्न बिहार शुरू होता है, बिल्कुल ईस्टर्न यूपी की तरह है, वहां ये रिजल्ट्स नहीं है। तो कोई तो फैक्टर एडिशनल है। करेक्ट। और जैसे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में
बिल्कुल लग रहा था इस बार, क्योंकि जिस तरह से दो अहम पार्टियां, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी शिवसेना लगभग 50 साल पुरानी पार्टी, एनसीपी 25 साल से ज्यादा, और दोनों को तोड़ दिया गया। जहां तक शिवसेना को तोड़ने का सवाल था, लोगों में एक एक्सेप्टेंस इसलिए भी था कि शिवसेना इनके साथ गठबंधन में 25 साल रही, सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद पलट गई, तो वो वाजिब लगा। अजित पवार को लेने के बाद में क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी भाजपा के कार्यकर्ता, हम यहाँ पर लोकल स्तर पर अगर स्थानीय बात करें तो वो भी नाराज है कि अजित पवार को क्यों लिया। एक तो तोड़ने की जरूरत नहीं थी, नंबर्स आपके पास पर्याप्त थे, नंबर 1। जी। दूसरा, आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि अजित पवार को लेके आपने अपना करप्शन का प्लान कमजोर कर दिया। इतना बड़ा इरिगेशन स्कैम जिसके बारे में प्रधानमंत्री अपने आप बोले, भाजपा के नेता रोज बोल रहे थे, उन्हीं को आपने शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज गले नहीं उतरी लोगों की और उल्टा ही पड़ा और सहानुभूति चली गई शरद पवार की तरफ। और दूसरा ये है ना कि शरद पवार आज महाराष्ट्र के सबसे टॉलेस्ट लीडर माने जाते हैं और वो उनका एंड है पॉलिटिकल करियर का। तो लोगों को लगा उनको इस तरह की पीड़ा देना, कहीं वो भी गले नहीं उतरा। तो दोनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति सहानुभूति हुई और इस खेल में कांग्रेस रिवाइव हो गई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कांग्रेस को इतनी सीटें आएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट है कि कांग्रेस रिवाइव होना, और कांग्रेस, देखिए अभी इस चुनाव में जो कुछ महीने में ही है, वहां पर तीनों पार्टियों को एक मजबूती से सामने जाना जरूरी है, उनके लिए एक मजबूरी भी बन गई है ये। लेकिन कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो, ये कितना हजम होगा एनसीपी को, क्योंकि एनसीपी के जो सारे स्कैंडल्स निकाले, सारे स्कैम्स निकाले, वो तो कांग्रेस सरकार ने निकाले, पृथ्वीराज चौहान ने निकाले। हालांकि दोनों गठबंधन की सरकार चला रहे थे, लेकिन ये जो स्कैम अभी जिनकी सारी इंक्वायरीज हो रही है, वो पृथ्वीराज चौहान के जमाने में निकाला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी अगर यहाँ पे रिवाइव हो जाए या मजबूत हो जाए, वो एनसीपी को सहन हो पाएगा? देखिए, ये डिपेंड, इतने क्रिटिकल स्टेज पे है ना, 30 सीटें जीतना और छोटी चीजों के लिए गवा देना, असेंबली इलेक्शन में जो मैटर करेगा वो तो ठीक है, लोकसभा में आपके 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है, मैटर करता है। यहाँ तो आप सरकार चलाएंगे ना, यहाँ तो सत्ता आपके हाथ में होने वाली है। तो किस विजडम से, पारदर्शिता से, जो बड़ा गोल आप नहीं, जैसे कहते हैं ना, बुलजाई को आप नहीं छोड़ते, उसी पे आपकी नजरें टिकी हैं और चीजें गौण हो जाती हैं। वो कांग्रेस के नेता भी बिग ब्रदरली नहीं हो कि भाई हमको इतनी सीटें मिल गई तो हम दबोचेंगे, और छोटी पार्टियां भी बार्गेनिंग भी करें और कि ये टूटे नहीं और इफेक्टिव गठबंधन रहे। ये देखने लायक चीजों के, ये लीडरशिप पर डिपेंड करेगा तीनों पार्टी पे। अभी अगर हम महाराष्ट्र में जिस तरह का समीकरण बनेगा उसकी बात, एक हो गया है कि आपको लगता है अजित पवार की पोजीशन सबसे खराब अभी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाहर भी निकलते, लेकिन एक ये तो कहते थे ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, भावुकी की लड़ाई नहीं है, लेकिन वो वहां तक गई और दोनों भी पक्ष एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करने में कहीं नहीं चुके। ऐसी स्थिति में अजित पवार अब वापस जाना, ये गलत? उनके लिए वापस जाना इतना कुछ कह के, हाँ, ये संभव नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और भाजपा के नेता भी उनको अटैक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आरएसएस तो बिल्कुल खुले आरएसएस से जुड़े हुए लोग अटैक कर रहे हैं, और शरद पवार ने भी कहा है कि वो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय एनसीपी के अंदर सक्सेशन की लड़ाई सेटल हो चुकी है। अब वो दोबारा क्यों खोलेंगे उसको? जी, मतलब तुकी नहीं है ना उसमें। तो मुझे नहीं, अजीत पवार के लिए आप सही कह रहे हैं, सबसे मुश्किल स्थिति उन्हीं के लिए है आज, क्योंकि कुछ भी होता है, उन्होंने कुछ चंद महीनों के लिए, 1-1.5-2 साल के लिए एक अपना उप मुख्यमंत्री पद ले लिया, अब बजट भी पेश कर दी, लेकिन आने वाला समय और ये चुनाव खासतौर से उनके लिए मुश्किल होने वाला है।
फिर शरद पवार ने एक बहुत वाइज ये भी कर दिया कि जो बाकी लोग आना चाहते हैं, बाकी अगर विधायक आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे, पहले तो कहा था किसी को नहीं लेंगे, बाद में कह दिया कि हाँ देखेंगे, आ सकते हैं तो ले सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे दिया कि भाई जो जो आना चाहता है आ जाइए, हम अजित पवार को किनारे करके। मुझे लगता है वो बहुत चुन चुन के लेंगे, क्योंकि टिकट सबको देना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। जी। तो कौन क्या टेबल पे लाता है असेंबली का चुनाव जीतने के लिए, मुझे लगता है वो बहुत सिलेक्टिवली लेंगे, सबको नहीं लेंगे। और अजीत पवार का वापस आना तो मुझे इस समय तो मुश्किल ही लग रहा है। और दूसरा ये भी है अभी कि अजीत पवार को बीजेपी कंधे से उतार भी नहीं सकती है। हाँ। वो भी एक बात हो गई है, क्योंकि लिया तो था, अब साथ में लिया है, कार्यकर्ता नाराज है चाहे जो भी है, इस चुनाव को उनको अजीत पवार को साथ में रखना ही पड़ेगा, और दोनों की एक मजबूरी हो गई है कि एक दूसरे के साथ टिके रहे। और ऐसा फिर लगता ये भी करते रहेंगे, एक दूसरे को अटैक भी होता रहेगा, साथ में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार अगर अकेले जाते हैं तो खत्म हो जाएंगे ना, और भी बदतर स्थिति हो सकती है। हालांकि उन्होंने काम किया, अगर अब जैसे बारामती में गई तो हर कोई शख्स ये बोलता था कि काम तो किया इन्होंने, पर करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम तो है उनके लिए। फिर बात करते हैं देश की राजनीति में कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, जुड़ा है, जो केमिस्ट्री की आप बात कर रही है वो अखिलेश और राहुल गांधी में दिखाई दी, लेकिन उसी तरह की केमिस्ट्री उनकी बाकी नेताओं के साथ नहीं दिखती। चाहे फिर ममता बनर्जी तो अपनी राजनीति करती है, अपने पूरे टर्म्स पे चलती है, उन्होंने तो चुनाव से पहले ही तोड़ दिया था एक तरह से, बाद में वो विपक्ष में है। इंडिया गठबंधन ने कितना मजबूती से है नहीं पता, क्योंकि स्पीकर की भी जब बात आई तो उन्होंने साफ कर दिया था ममता बनर्जी ने कि हमें बताए बगैर ही नाम घोषित कर दिया था के सुरेश का। फिर बात आती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने भी ये साफ कर दिया कि अगले चुनाव में वो साथ में नहीं है। जो इंडिया गठबंधन के साथ जो पार्टियां हैं वो सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और उनको अपने अपने राज्य में खुद की राजनीति चलानी है। तो देश के लिए साथ में चुनाव, और फिर राज्य में अगर बात आती है लड़ने की, तो ये कैसे रहेगा सारा? देखिए, वो आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस क्या बरकरार रहेगा? क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस के बिना भी वो असेंबली इलेक्शंस आगे जीत जाएंगी, वो नहीं शेयर करना चाहेंगी। लोकसभा अलग चीज है जी। जो केजरीवाल ने भी स्पष्ट कर दिया, अगले साल दिल्ली के चुनाव में नहीं होना है, और कांग्रेस को अब लगता है हम वापस दिल्ली ले सकते हैं अपने बलबूते पे। जो यूपी है वो सबसे बड़ी स्टेट है जी, और बहुत क्रिटिकल होगी 2027 में। वहां कैसे कांग्रेस रीअश्योर करेगी अखिलेश यादव को कि हम आपको कमजोर नहीं करेंगे असेंबली इलेक्शंस में। असेंबली आपका, लोकसभा 29 में हमारा। जो पुरानी द्रविडियन पार्टीज के साथ कांग्रेस का फॉर्मूला रहता था, उस तरह की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज ये समाजवादी पार्टी को डर है कि हम इनकी बदौलत आगे बढ़े हैं जी। और हम अगर कांग्रेस ने रिवाइव कर लिया, करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारी जमीन खिसकती जाएगी। तो ये एक चीज सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी कांग्रेस की तरफ से। और जब बात होती है उत्तर और दक्षिण की राजनीति की, तो कहीं ना कहीं हिंदी हार्टलैंड और फिर दक्षिण की राजनीति अलग है, लेकिन दक्षिण में एक अंदर खाने में टेक्टोनिक शिफ्ट नजर आ रहा है। बहुत रिअलाइनमेंट्स हो रहे हैं, और अचानक से नहीं कह सकते, भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। उस सीट में भले ही इस बार कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे विधानसभा के चुनाव राज्यों में आएंगे तो उसका नतीजा सामने आ सकता है, जो इवेंचुअली अगली लोकसभा में जो ये यहाँ गवाएंगे वो वहां कमा सकते हैं। हाँ, वो यह ना मुश्किल है कि उनकी स्ट्रैटेजी तो इस बार भी ये थी, नॉर्थ में जो गवाएंगे हम वो साउथ से मेकअप कर लें, ईस्ट से मेकअप कर लें। लेकिन साउथ बिल्कुल वर्जिन लैंड है उनके लिए। हिंदी जो है, जो भाजपा को जिस नजरों से साउथ देखता है, खासकर तमिलनाडु देखता है, उसको प्रधानमंत्री ने कोशिश की है
कि हम उस चीज के लिए नहीं है, लेकिन 11% वोट बढ़ा है इनका, वहां तक गया है 11% तक, और सीटों में नहीं परिवर्तित हुआ, ये आप सही कह रही हैं। तो ये देखना पड़ेगा। आंध्र में पूछ पकड़ के चंद्रबाबू नायडू की कुछ तो एंट्री इन्होंने की है, कर्नाटक में एंट्री है, तेलंगाना में 8-8 सीटें कांग्रेस के बराबर है। जी बिल्कुल, तो एंट्री से ज्यादा है, और तमिलनाडु में देखने लायक चीज होगी। तो आप सही कह रही हैं, साउथ में और बहुत मेहनत करके लग के कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पैठ बनाएं, और मैं मानती हूँ साउथ में भाजपा का होना एक अच्छी चीज है, क्योंकि ये ज्योग्राफिक डिवाइड का पॉलिटिकल डिवाइड से कोइंसाइड करना, भाई कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टी साउथ में है, भाजपा नॉर्थ में है और वेस्ट में है, तो ये इतनी अच्छी चीज नहीं है देश के लिए। आगे जैसे डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 में, जिसका विरोध साउथ की पार्टीज कर रही हैं, अगर आपके पास पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटालिटी नहीं है उस चीज को नेविगेट करने की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से कांग्रेस को रिवाइव करना है हिंदी हार्टलैंड में, उत्तर प्रदेश में, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि भाजपा को अपने पैर जमाने हैं साउथ में। महाराष्ट्र में तो क्या होगा अभी देखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की सहानुभूति इस चुनाव में शरद पवार के साथ थी, उद्धव ठाकरे के साथ थी, वो वही ट्रेंड रहेगा या इसी का एक्सटेंशन होगा या बदलाव हो सकता है चुनाव में? देखिए, एक सवाल जो मैं यहाँ महाराष्ट्र में आई हूँ तो कई लोगों ने खड़ा किया, और बिल्कुल सही सवाल है, वो है सहानुभूति जब होती है या गुस्सा जब होता है, वो बार बार नहीं मैनिफेस्ट करता, एक बार निकल गया तो नहीं, उसके वो ठंडा पड़ जाता है। तो जो सहानुभूति थी उद्धव ठाकरे के प्रति और शरद पवार के प्रति, क्या वो असेंबली इलेक्शन में उसी तरह बरकरार रहेगी? थोड़ा धीमी हो जाएगी और मुद्दे सामने आएंगे। तो ये देखने लायक चीज होगी, और किस तरह का खेल करते हैं अगाड़ी, महाविकास अगाड़ी वाले, ताकि जो बेस बनी थी उनकी मराठा मुस्लिम महार दलित, ये बहुत मजबूत बेस पुरानी है कांग्रेस एनसीपी की, और उसमें जो एड ऑन है शिवसेना का, वो कैसे शामिल होता है, ये देखने लायक चीज होगी, और बहुत कुछ नेतृत्व पे, अगाड़ी के नेतृत्व पे निर्भर करेगा। यानी नतीजे लोकसभा में जैसे है वैसे ही आगे शायद ना हो। मुझे लगता है वैसे नहीं होने वाले, टक्कर ज्यादा होने वाली है दोनों साइड के बीच में। फिर बात करते हैं आपकी किताब की। तो मैंने पढ़ी है, एक चैप्टर बचा है मेरा पढ़ना, मैं आपके साथ में बिल्कुल शेयर करूंगी। तो बात ये है कि आपने नरेंद्र मोदी पर नहीं लिखा, और आपने कहा कि बिकॉज द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, इसलिए, लेकिन 10 साल का कुछ न कुछ आकलन तो आपका है उनके बारे में। तो आपने जिन जिन प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है, मैं फेवरेट कौन है ये नहीं पूछूंगी, ऑब्वियसली आपने बता भी दिया, फिर भी यह है कि सबसे स्ट्रांग लीडर लगा, लेकिन सबसे क्रुशियल डिसीजन किसके लिए था इतने प्रधानमंत्रियों में कि मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने नेविगेट किया, और ये है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया? देखिए, आप इंदिरा गांधी का जो मैंने देखा, इंदिरा गांधी के तो कई निर्णय थे, जो मैंने देखा वो कैसे 77 में उन्होंने चुनाव कराया, कराने की जरूरत नहीं थी, डिक्टेटर के रूप में उभरी थी इमरजेंसी के दौरान, और अचानक इलेक्शन करा देती है, और वो इलेक्शन फिक्स नहीं था, नहीं तो हारती नहीं इतनी बुरी तरह। बिल्कुल। क्या कारण थे जो सोच के उन्होंने किया? खैर, जो चीजें इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट की हैं, उसमें जिस तरह से निर्णय लिए राजीव गांधी ने शाह बानू जजमेंट को काउंटर करने के लिए, उससे हिंदू नेशनलिज्म 30 साल तक उसके बाद उभरा, और भाजपा की रणनीति, भाजपा की बेस को उसने मजबूत किया। तो उसका असर बहुत जबरदस्त था। नरसिम्हा राव का बहुत चीजें, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग प्रधानमंत्री थे। मंडल था जब उन्होंने टेक ओवर किया, मंडल की आग, मंदिर की आग, पंजाब की आग, कश्मीर की आग, वो सब ठंडा किया, इकोनॉमी को खोला, लाइसेंस कोटा राज से
लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ ले गए, हम्म। लेकिन बाबरी मस्जिद का ढहना हम्म। जो होने दिया, हम्म। उसने भी दशकों की राजनीति को अफेक्ट किया, जी। क्योंकि माइनॉरिटीज में ये फीलिंग आ गई कि द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सकती। तो उसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल, जो भी कारण अपनी सरकार जी, बचाने बिल्कुल, के लिए भी बिल्कुल। क्या हो, उन्होंने रिजर्वेशन देना ओबीसीज को और एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए, आज तक वो ओबीसी से स्टार्ट होके नीचे एक्सट्रीमली बैकवर्ड, महादलित, ये सब की तरफ जा रहा है पावर। और ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी नेता हैं, तो पावर डिवॉल्व कर रहा है जिसकी वजह से। तो और फिर रिश्ते, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद अमेरिका, जिसमें दोनों, अटल बिहारी वाजपेयी न्यूक्लियर टेस्ट करके उन्होंने किया, उन रिश्तों को बढ़ाया आगे, और मनमोहन सिंह ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को करके और छोड़ा नहीं 39 मंथ्स में, जो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री माने जाते थे अमंग द वीकर्स, उन्होंने नहीं छोड़ा कि ये करके दिखाया। तो एक साइड मनमोहन सिंह की उभरी, जो लोग मानते नहीं थे है वहां। तो हर प्रधानमंत्री गुड एंड बैड था उनका साइड, और एक इंटरेस्टिंग साइड थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में क्या काम करता है, और हर प्रधानमंत्री का एक नया अलग से पहलू था, जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था उसको एक्सप्लोर करना। वो किताब में कई सारी बारीकियां, कई सारी खूबियां, कैसे ये होता है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपने, मैं दर्शकों को बताऊंगी जिन्होंने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़िएगा किताब। एक बहुत इंसाइट आपको मिल सकता है पूरी राजनीति में, और किस तरह से प्रक्रिया होती है कोई किसी निर्णय के पीछे। अब नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो 370 हटाना, 3 तलाक वाला मुद्दा हो, या यूसीसी की तरफ कदम बढ़ाना हो, कई सारे मुद्दे, जी राम मंदिर है, वो तो एक लंबा प्रोसेस था, उसको बना के ये कर दिया। तो जो निर्णय उन्होंने लिए वो उनके किसान आंदोलन का, अगर वो पीछे नहीं हटते, वैसे देखा जाए तो किसान आंदोलन के समय पे अगर शरद पवार जी की जो पहली प्रतिक्रिया आई थी, उन्होंने कभी कानून को विरोध नहीं किया था, उसके प्रति कोई संदेह व्यक्त नहीं किया था, सिर्फ पार्लियामेंट के में इसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई, ये बात उन्होंने तब कही थी। लेकिन रोल बैक किया सरकार ने, बैकफुट पर चली गई, लेकिन कई ठोस निर्णय लिए भी। फिर ऐसी स्थिति में आप अभी की परिस्थिति जब है, जब नरेंद्र मोदी उतने खुद के बलबूते पर ताकतवर नहीं है, उनको चंद्रबाबू हो या नीतीश जी हो या फिर अन्य पार्टियां हो, उनका सहयोग लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो निर्णय नहीं ले सकते। कौन से वो निर्णय हैं जो बैकफुट पर जाएंगे इनके, ऐसे लगता? मुझे लगता है कि एक तो मैंने नरेंद्र मोदी का नहीं लिया, हालांकि 10 साल उन्होंने, बहुत बड़ा समय है, एक कैसे कहते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स उनके तहत हुआ, और मैंने लिखना शुरू भी किया, पर मुझे लगा जब तक प्रधानमंत्री पावर में है तो उनके इर्द गिर्द लोग बोलते बहुत कम है असली में कैसे निर्णय हुए उसके बारे में, इसलिए, और प्रधानमंत्री के अगर इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने तब बात की जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि ये फ्यूचर के लिए चीज छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रही हैं ना कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, कोलिशन गवर्नमेंट को कैसे संभालेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि कहा जाता है, कई लोग कहते हैं उनकी फितरत नहीं है। जब भी उन्होंने गवर्नमेंट्स चलाई है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट चलाई है, चाहे गुजरात में हो चाहे नेशनली हो, तो वो कैसे करेंगे? हालांकि उन्होंने अपने कलीग्स को कहा कि हम कोलिशन धर्मा निभाएंगे, लेकिन जो पहले 2-3-4 दिन हुए पार्लियामेंट के, उसमें तो बहुत तनातनी रही दोनों साइड के बीच में, और उन्होंने कंटिन्यूटी का सिग्नल देने की कोशिश की है कि जो पहले था वैसे ही सरकार चलेगी, मंत्री भी वही हैं, स्पीकर भी वही है, और लोग भी वही हैं, तो मैं मतलब मजबूती से चलाऊंगा, मैं कंट्रोल में हूँ, ये उनका एक मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन बहुत मजबूती से उभरा है, तो ये करना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि हो सकता है वो स्टेबलाइज करें सरकार को, वो कोशिश करेंगे। स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हो रही हैं अगले 1 साल में, 5 है, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, अगले साल तक, उनमें से कुछ स्टेट्स को जीते, ताकि ये प्रूव करें कि वो
पॉपुलर है बीजेपी, हम्म। अभी भी चुनाव जीत सकती है, हम्म। और फिर कुछ बड़ी टिकट डिसीजन लेके क्या होगा, हम अटकली लगा सकते हैं, जी। क्या वो मिड टर्म पोल करा सकते हैं हम्म। कि मुझे मेरे हाथ मजबूत करो, हम्म। मुझे मेजोरिटी दो। हम्म। तो कह नहीं सकते, हम्म। इस समय कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, जब एक और बात है ये नतीजों में, जब सभी भी एनालिसिस जो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हम यूपीए का एक कालखंड अगर देखें तो यूपीए के कालखंड में जो सेकंड टर्म था मनमोहन सिंह जी का, उसमें भी उनको जितनी सीटें मिली थी उससे कई ज्यादा सीटें अभी बीजेपी के पास है। वैसे देखा जाए तो कि जो बीजेपी का हम सबसे खराब परफॉर्मेंस मान रहे पिछले 15 साल के, मतलब 10 साल के बाद में, ये एक बात है। कांग्रेस के पूरे तीनों बार की टैली भी अगर डाले तो वो भी इनको कहीं टच नहीं छूती करती, नहीं कहीं है। नहीं छूती है। एक ये है कि इन्होंने अपना एक बना दिया था कि हमको इतने आंकड़े मिलेंगे, 400 हो चाहे 370 हो चाहे जो हो, और उसके कारण शायद ये हुआ कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई और ये नहीं हो नहीं पाया। तो एक एनडीए को, एंटी-क्लाइमैक्स हो हाँ, गया। एनडीए को वैसे देखा जाए, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बोले तो एनडीए को मेजोरिटी है, बिकॉज एनडीए को प्रीपोल मेजॉरिटी, अलायंस था, हाँ, हाँ, है। प्रीपोल अलायंस था। बट इन्होंने एक हवा बना के रख दी जिसके चलते एक नैरेटिव ऐसे हो गया कि मोदी वीक हो गए, मोदी ये मोदी वो। वो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में नहीं कह रहे थे, जब नैरेटिव सेट करने की बात आती है तब। और ये सारी स्थितियां होने के बावजूद मोदी या तो चलाएंगे या 272 का आंकड़ा, तोड़फोड़ की रणनीति अगर हम उनकी देखें, वो कहीं से अपना ये कर लेंगे, ये भी संभावना देखिए, ये लोग मानते हैं कि जी। तोड़फोड़ जैसे और जगह किया है, पास्ट में किया है, फिर कर लेंगे और मेजोरिटी फिगर आ जाएगी। नरसिम्हा राव ने भी किया था, जी बिल्कुल, आपको याद है, 240 झारखंड के मोर्चा, लगभग जी, आई जी, थी बिल्कुल। और फिर उन्होंने छोटी-छोटी पार्टियों को तोड़ के मेजोरिटी कर ली थी। तो ये एक संभावना है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि किसी बड़ी चीज पे जा सकते हैं लोगों के पास दोबारा, जी, कि मेरे हाथ मजबूत करो, ये मतलब इस तरह से। और खासकर अगर ऑपोजिशन उनको बफेट कैसे कहते हैं, लताड़ती रहती है सारा टाइम, हाँ। तो ये देखने लायक चीज, ऑपोजिशन भी कैसे पेश आता है उस पर बहुत चीजें निर्भर करेंगी। तो आगे की रणनीति, आगे की पॉलिटिक्स डल नहीं होने वाली, हाँ, एक्साइटिंग रहेगी, बोरिंग नहीं होने वाली। पार्लियामेंट एक्साइटिंग, पार्लियामेंट टर्बुलेंट होगा, कॉन्फ्रंटेशन होगा, ये सब होगा, करेक्ट, ये तो गिवन है इस समय। फिर राहुल गांधी जो इस बार भारत जोड़ो यात्रा की, पिछले कई सालों से जब राजनीति वो कर रहे थे तो उनको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन की पद पर है और जो मिजाज में वो नतीजों के बाद में वो चल रहे, क्या वो ही उनकी गंभीरता टिकी रहेगी, ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, क्या कर सकते राहुल गांधी? देखिए, देखने लायक चीज होगी, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी जैसे भारत जोड़ो यात्रा से नॉन सीरियस से सीरियस पॉलिटिशियन की तरह उभरे, माना जाता है। जनरली लोग मानते हैं कि सिंसियर है, वेल मीनिंग है, लेकिन भाषा की प्रॉब्लम है उनकी, जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे खिल्ली उड़ाते हैं लोग। और तो एलओपी भी कई लोग मानते थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं लेंगे, डिसीजन मेकिंग तो करते ही है पार्टी में, तो आगे आके वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लेकिन किया है, ये नया स्वरूप है उनका। तो कैसे, अब क्या राहुल गांधी जिस तरह से हमने देखा इवॉल्व किए हैं पिछले 2 साल में, क्या वो इवॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां देश में ऐसी हैं। मतलब हम कहते हैं ना, सिचुएशंस थ्रो अप न्यू लीडर्स, लोग वही पुराने नेता एक कद्दावर बन जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो आई वुड लाइक टू सी क्या होता है। ये कहना कि नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे इस समय, लेट्स सी। नीरजा जी, आपने इतने लंबे अरसे तक राजनीतिक पत्रकारिता की है, आपको सबसे टफ खुद की स्टोरी कौन सी लगी, या सबसे टफ कौन से पॉलिटिशियंस लगे कि हाँ, यहाँ से क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है? बड़ा मुश्किल है याद करके ये कहना कि क्रैक करना।
आई कैन टेल यू, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है जी ना, जी वो इलेक्शंस कवर करना, जी टू ट्रैवल थ्रू इंडिया इलेक्शन टाइम में। जी हिंदुस्तान इतना डाइवर्स, विविधता है हिंदुस्तान की, हम्म इट इज सो एक्साइटिंग टू हम्म डिस्कवर इट। हम्म ये ऐसा देश, इतना डाइवर्स देश मेरे ख्याल दुनिया भर में नहीं है। हम्म तो मुझे हर बार ये बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि यू लर्न सो मच अबाउट द कंट्री। और मैं जैसे बार बार कहती हूँ, इतने डाइवर्स देश के लिए कि डेमोक्रेसी एक लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है टू होल्ड टुगेदर। एब्सोल्युटली। तो ये इलेक्शन ने भी हमको रिमाइंडर दिया है। तो इस देश में बहुत रेजिलियंस है। अब तो ये चीज सामने आती है जब पत्रकारिता करते टाइम आप घूमते हो जी। इट्स अ मार्वलस फीलिंग। बट कई पॉलिटिशियंस को आपने कई बार मिली हैं, कई बार उनसे इंटरेक्शन किया है, बहुत आसानी से जिनके साथ में बात होती थी, कई प्रधानमंत्रियों के साथ भी आपका हुआ है, वो कौन लगा आपको? देखिए, जिनसे जैसे वीपी सिंह, मैंने किताब के लिए घंटों इंटरव्यूज किए हैं। जी। जब वो डायलिसिस, जब पावर में नहीं थे, डायलिसिस करते थे अपोलो हॉस्पिटल में, जब उनसे बात हुई, नरसिम्हा राव से बातचीत, और प्रधानमंत्रियों से, वाजपेयी जी से बातचीत, डॉक्टर मनमोहन सिंह से इंटरव्यूज, इक्का दुक्का जो भी था, अनिंदर गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर जी। तो ये डिपेंड करता है रिश्ते कैसे बनते हैं, और सो मच ऑफ इट इज ऑफ द रिकॉर्ड। जी। ऑन द रिकॉर्ड तो बहुत कम होता है प्रिंट के लिए। आजकल तो टीवी और डिजिटल में तो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, इट्स अ डिफरेंट जो कहते हैं बॉल गेम। लेकिन लोगों का आपको ट्रस्ट करना, और ट्रस्ट करके आपको इंफॉर्मेशन देना, ये मान के कि आप उसको मिसयूज नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज होती है पत्रकार के लिए। और पत्रकारिता के भी कई सारे बदलाव आपने देखे हैं, एक लंबा समय बहुत, तो वहां से यहाँ तक क्या अभी, मतलब जो बात आपने कही कि पत्रकारों से मिलते थे, बात होती थी, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती थी, अभी वो ट्रस्ट डेफिसिट है कहीं ना कहीं। एक तो नेचर ऑफ मीडिया बदल गया है। आपको हेडलाइन चाहिए, बाइट्स चाहिए, और पॉलिटिशियन को लगता है मैं ट्विटर करके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो मुझे कहना है मैं करता हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी आपसे इंटरव्यू देने की, 2 घंटा वेस्ट करने की, जो मुझे कहना है मैं कह दूंगा। वन वे कॉन्वर्सेशन है। करेक्ट। पत्रकार जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करना। जी, प्रधानमंत्री ने 10 साल में नहीं किए, आई होप थर्ड टर्म में करेंगे। हालांकि इंटरव्यूज बहुत दिए, 81 इंटरव्यूज दिए इलेक्शन से पहले। तो नेचर ऑफ मीडिया बदल गया है, और पॉलिटिशियंस का आइडिया मीडिया का रोल क्या है वो भी बदल गया है। एक अलग मीडिया का अपना रोल है एक लोकतंत्र में। मीडिया का रोल सरकार के लिए, पॉलिटिशियन के लिए पीआर करना नहीं है। जी। ये आभास मेरे ख्याल पुराने पॉलिटिशियंस को ज्यादा था। हालांकि मीडिया को मैनेज तो सभी करना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म किसी को पसंद नहीं है, वो बात सही है। लेकिन आज एक फीलिंग बढ़ गई है कि मीडिया को तो हमारा पीआर करना चाहिए। तो मीडिया के रोल के बारे में भी चेंजिंग व्यू जो है ना, वो भी एक कारण है। फिर कौन से वो नेता है जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं कि अभी इस चुनाव में भी जो उभर कर सामने आए, या ये कि जो आगे चल के, अभी कभी ये भी हो सकता है, देखिए कि एक सेटबैक बैठा हो इस इलेक्शन में शायद, लेकिन आगे चल के अच्छा करने की जिसमें काबिलियत है, जो उभर कर आ सकते हैं, या अभी के परफॉर्मेंस में इस चुनाव के मेरे ख्याल कई नेता सामने आए हैं जिनका परफॉर्मेंस देखने लायक होगा आगे। जी। प्रधानमंत्री की तरफ से तो फीलिंग है कि टेक्नोक्रेट्स बेहतर करते हैं, तो उन पे रिलाई करना। हालांकि वो हो सकता है ज्यादा टेक्नोक्रेट्स को लाना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कुछ ड्रामेटिक चीजें करूंगा, लेकिन क्योंकि कोलिशन सरकार है तो ज्यादा पॉलिटिकल लोगों को लाना पड़ा, शामिल करना पड़ा। तो उस तरह के लोग जो प्रधानमंत्री उनको लगता है कि ज्यादा परफॉर्म करते हैं। इस साइड भी एक नई पीढ़ी उभर के आ रही है ना। अब आप देख लीजिए, लोकसभा में
शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी हैं, गौरव गोगोई हैं, राहुल गांधी तो है ही हैं, अखिलेश यादव हैं, डिम्पल यादव हैं, ये इरफान मसूद है, इमरान मसूद जी, इमरान और ये चंद्रशेखर आजाद चुन के आए हैं जी। तो कई नए वॉइसेस हैं। अब मैंने तो कुछ ही गिनाए और कई मैं भूल ही गई, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन होगा इनका पार्लियामेंट के अंदर, जबरदस्त होगा। दूसरी तरफ से भी है, दूसरी तरफ से भी है। और कई कुछ नेताओं का अपने अपने राज्यों में छोटा छोटा परफॉर्मेंस हो, जो बहुत अच्छा रहा, जैसे चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान भी एक अलग तरह की परिस्थितियों से गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनको जो लाए हैं मांझी, हाँ बिल्कुल, मांझी हैम के जो है जी, महादलित का नुमाइंदा पार्लियामेंट में होना। मैंने तो बिहार में स्टडी की थी जी, मुसहर जाति जिसको वो बिलोंग करते हैं, जो दे यूज्ड टू किल रैट्स एंड ईट। अभी भी अगर देखिए उनकी हालात क्या हैं, इतने साल इंडिपेंडेंस के बाद में भी उनका एक नुमाइंदा लोकसभा में होना, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लोकतंत्र की। जी बिल्कुल। वैसे कई सारे ये नए चेहरे इस बार आए हैं, कुछ ये करेंगे। एनसीपी में आपको लगता है कि जो जिसको सक्सेशन कहेंगे वो अब फिक्स हो गया, और सुप्रिया सुले को अगर जरूरत महसूस हो तो शरद पवार राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर ला सकते हैं? अब ये तो सवाल मैं आप लोगों से पूछती रही हूँ, महाराष्ट्र के पत्रकारों से जी। क्या सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बन सकती है इस विधानसभा इलेक्शन के दौरान कि उसके बाद? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं। तो मुझे लगता है शरद पवार फूक फूक कर कदम रखेंगे, लेकिन सक्सेशन तो क्लियर है जी। अभी क्या वहां रोल प्ले करेंगी दिल्ली में, कब स्टेट में आएंगी, क्या अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस का होगा कोई या उद्धव ठाकरे होंगे जैसे पहले थे, आदित्य ठाकरे का क्या रोल होगा? कोलिशन सरकार इज इक्वल टू पावर शेयरिंग एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस मोर देन शरद पवार। तो देखिए, बट सर्टेनली सुप्रिया सुले का कद बड़ा है, पार्लियामेंट में तो बहुत अच्छा बोलती हैं और वो भी एक नए सितारे की तरह उभरी हैं। 1.5 लाख वोटों से हराया सुनेत्रा पवार को जी, बिल्कुल। एक टाइम तो लग रहा था होगा कि नहीं होगा। हाँ, तसल बराबर की होगी, क्योंकि भाजपा ने कहीं ना कहीं ताकत झोंकी भी थी। उनको ये था कि ये दूसरा एक ये है कि कई बार ये भी, मतलब शरद पवार के बारे में अगर उनकी बेटी खुद पब्लिकली कह चुके हैं साक्षात्कारों में कि अनप्रेडिक्टेबल, तो अनप्रेडिक्टेबल, तो कब ये भी एक चर्चाएं होती रहती है, कितनी उसमें तथ्य है नहीं पता, लेकिन कि पवार साहब ने ही बोला है अजीत को वहां चले जाओ और ये कभी भी एक साथ आ सकते हैं। देखिए, एक टाइम था जब हम लोग सब मानते थे, और यहाँ जब मैं आई थी चुनाव के शुरू में जी, बारामती एरिया में बहुत लोग ये मानते थे कि अजीत पवार ये तो मिली भगत है, नूरा कुश्ती है जो हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है। पर अब जो रिश्ते इतने कटु हो गए हैं ना, उससे लगता नहीं है कि अजीत पवार वापस जाएंगे या शरद पवार उनको वापस लाना चाहेंगे, ऐसा लगता नहीं है। और फिर मैं आखिरी में ये पूछना चाहूंगी कि आरएसएस ने जिस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद में जाहिर तौर पर भूमिका की, भला हालांकि आरएसएस प्रमुख ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो किसकी तरफ निर्देश कर रहे थे वो साफ था, प्रधान सेवक, क्योंकि सेवक का ये उसके बाद में उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि हम ये इसके बारे में बोल ही नहीं रहे थे, वो भी नहीं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल आना, उसके बाद में फिर जो जमीनी स्तर पर आरएसएस के कार्यकर्ता है उनका भी ये कहना कि क्यों अजीत पवार को लिया गया, यानी आरएसएस ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया, स्ट्रॉन्ग संदेश दे दिया कि जो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस थी उसको एक उसी आइडियोलॉजी पर चलना जरूरी है, वरना आपके साथ हम उस तरह से नहीं है।
देखिए, एक झटका देने की कोशिश की है मोहन भागवत ने। जी नाम नहीं लिया, लेकिन जो एरोगेंस की बात की जी और जिस लेवल के ऊपर डिस्कोर्स गया, जो बिल्कुल ही नहीं रखा उसको, तवज्जो नहीं दिया, तो उस पे भी निंदा की उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि आरएसएस चाहेगा कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो तो वाइप आउट हो जाएगा, उनको लगता है। लेकिन आरएसएस लगता है झटका देना चाह रहा है कि हम कुछ हाथ तो थोड़ा खींचा ना पीछे उन्होंने। यूपी के रिजल्ट्स तो ऐसे नहीं आए ना। तो अगर आरएसएस के कार्यकर्ता की जरूरत है बाकी चुनावों में जो आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी बात सुननी पड़ेगी। और मुझे लगता है जहां वो इंटरेस्टेड है, वो नया प्रेसिडेंट भाजपा का कौन होने वाला है। और उनको लगता है कि आइडियोलॉजिकल तो है ही, कोर इश्यूज आइडियोलॉजी के तो नरेंद्र मोदी ने फुलफिल किए हैं। राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े हैं क्योंकि ट्रिपल तलाक किया है। लेकिन उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन सरकार से अलग होना चाहिए। मतलब जो एक किसी ने मुझे बोला, ऑर्गेनाइजेशन में यस मैन नहीं होने चाहिए जो जी हजूरी करते रहे, उसको बिल्डअप करना मजबूती से। अब कितनी आरएसएस की सुनी जाएगी, क्योंकि ये देखने लायक चीज होगी। जेपी नड्डा ने इलेक्शन के दौरान ये कहा कि बीजेपी अब सक्षम है चुनाव लड़ने और जीतने के लिए, हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, अभी तक नहीं किया। ये नहीं कहा कि लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया या मीडिया ने मुझे मिसरिप्रेजेंट किया, कुछ ऐसा नहीं है। अपने उस पे खड़े हैं वो। तो ये आरएसएस को अच्छा तो नहीं लगा। तो आई थिंक दोनों की तरफ से एक, जैसे कहते हैं ना, रिकैलिब्रेट हो रहा है रिलेशनशिप। अब कहाँ जाके गोटी बैठेगी वो देखने लायक होगा। एक मुझे ये पूछना है आपसे कि किताब आपकी मुझे बड़ी बैलेंस लगी और ये लगा कि आपने बहुत ऑथेंटिकली क्रेडिबल वे में अपना सारा रिसर्च करके सब लिखा है। कोई राजनेताओं से आपको क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, जैसे मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास मैं गई किताब लेके, आई वांटेड टू प्रेजेंट इट टू हिम। जी, देवगौड़ा बैंगलोर में है, उनको मैं, क्योंकि दे आर द लिविंग प्राइम मिनिस्टर्स, तो वो बहुत खुश थे। उनको टाइटल बहुत अच्छा लगा, द अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ्ड। करेक्ट। उनको लगा मेरा विंडिकेशन है। उन्होंने मेरे को कहा, मैंने किताब पढ़ी है, पढ़ी हुई थी किताब, मैं लेके गई उनकी टेबल पे, तो उनको अच्छी लगी। उन्होंने भी ये शब्द यूज किया था, यू हैव बीन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल। राइट। और किसी ने ये किया कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत था, ये ऐसा किसी का कुछ नहीं? खंडन कहीं नहीं आया, खंडन कहीं नहीं आया जी। क्योंकि बिल्कुल तथ्यों के आधार पर लिखा हुआ है, खंडन करने के लिए कुछ। और ये चाहूंगी कि मैं मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में ये पूछना चाहूंगी कि कौन से उनके निर्णय आपको लगे कि ये बिल्कुल जनता के हित में थे, सही थे? देखिए, किसी भी निर्णय को आप देखेंगे, ठीक होता है, थोड़ा ठीक नहीं होता है। और जो निर्णय प्रेजेंट प्रधानमंत्री के, वो तो उनके मैनिफेस्टो के हिस्सा है। जी। कई लोग हैं जो मानते हैं 370 को नहीं हटाना चाहिए था, पर भाजपा तो शुरू से जी बिल्कुल हिस्सा है, बिल्कुल 370 को हटाना। डिमोनेटाइजेशन का निर्णय था, जो कि ब्लैक मनी को रिमूव करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा किया, पर उसमें थिंकिंग नहीं गई, डिटेलिंग नहीं हुई थी, जिससे वो उसके बाद 2 महीने में आपके 250 नोटिफिकेशंस क्लैरिफाई करने के लिए आए, थॉट थ्रू नहीं था। तो इस तरह से राम मंदिर का बनना बड़ी चीज हुई, हिंदू बहुत खुश है। लेकिन राम मंदिर के बनना एक वोट इश्यू नहीं था, मुझे लगा। जैसे हम घूमे ना, हम लोगों से बात करते थे कि आप भाजपा को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो वो कहते थे क्यों दे रहे हो या क्यों नहीं, ABCD गिनाते थे जी। तो मैं पूछ रही, पर राम मंदिर? हाँ हाँ हाँ, राम मंदिर भी। पर अब जब वो बोलते थे, वो टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं होता था। तो बन गया, बहुत अच्छा है, लेकिन वोट का एक इश्यू उनके लिए ज्यादातर नहीं था। तो
प्रधानमंत्री ने कई निर्णय लिए, जीएसटी का भी लिया, जो कि उसमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत लोग मानते हैं प्रधानमंत्री ने कई निर्णय लिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं, जो कहते हैं ना, मुझे लोगों को बोलते हैं एक चीज जो वो कहते हैं लोगों को, कि हमारे देश में काल्पनिक दरिद्रता है, टू थिंक बिग, जो भी करना भव्य करना है, बड़ा करना है, उसमें जल्दीबाजी कई बार होती है, उसमें डिटेलिंग नहीं होती। अब राम मंदिर में से पानी आना शुरू हुआ है, जो कि खबर आई है, तो क्योंकि उसकी डेडलाइन थी, जनवरी तक करना है, तो कई चीजें इस चीज में उलझ गई हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी सबसे ज्यादा कहती है कि इंटरनेशनली जो भारत का कद बढ़ा है, या जो हमारी बहुत प्रोएक्टिव ये विदेश नीति है उसमें, और जो एनआरआईज खास तौर से कहते हैं कि इट कैन ओनली बी फेल्ट, इट कान बी एक्सप्रेस की क्या है। देखिए, एनआरआईज में गई थी अमेरिका लास्ट नवंबर जी, और मैंने लोगों से एनआरआईज से बात की, मैं पूछती थी आपको क्या लगता है कितने एनआरआईज होंगे 10 में से जो कि मोदी के फेवर में है। मोस्टली पीपल वुड से 7 to 8 फेवर में है। तो एनआरआईज को लगता है भारत का स्थान ऊंचा किया है दुनिया ने नरेंद्र मोदी ने। उनके क्रिटिक्स कहेंगे ऐसा नहीं है, ये सब हाइप है, लेकिन अगर बात करिए लोगों से, एनआरआई से, तो उनको लगता है, क्यों आपको लगता है? क्योंकि हमें यहाँ के लोग और सरकारें एक नई नजरों से, नई इज्जत से देख रही हैं। तो वहां आप यंग पीपल यहाँ भी बात करिए, देश में भी, पहली चीज वो आपको ये कहेंगे दुनिया भर में भारत का स्थान ऊंचा हुआ है, जो प्रो मोदी हैं। और जो नहीं है, जो प्रो मोदी नहीं है, फिर वो तो कहेंगे बेरोजगारी बढ़ी है, दाम बढ़े हैं, हमको किसानों की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, उनके लिए जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है बहुत बहुत मायने रखता है। इतनी लंबी आपकी पत्रकारिता है, दोनों में, राजनीति में और पत्रकारिता में, आप क्या चाहती है कि मतलब आपका आकलन क्या है कि क्या वो लेवल होना चाहिए, क्या वो स्तर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाए, या क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत ओल्ड स्कूल पत्रकार हूँ जी। मुझे लगता है मेरी राय जो भी हो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो तस्वीर होती है, दो साइड होता है, उस दोनों साइड को दर्शाना है। एक पत्रकार का ये रोल है, मेरा रीडर, मेरा व्यूअर अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या नहीं। बहुत अच्छा लगा नीरजा जी आपसे बात करके, क्योंकि आपके पास इतना एक अनुभव है, इतने लोगों के साथ में आप मिली है, और अभी भी आप जिस शिद्दत के साथ में, जिस इंथुजियाज्म के साथ में ग्राउंड में घूमती है, वो हम सभी पत्रकारों के लिए एक सीखने जैसी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, नीरजा जी को आप सुन रहे थे। आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जिन मुद्दों पर हमने बात की, उस पर आपकी क्या राय है, वो बिल्कुल बेखौफ होके अपने कमेंट्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।